कंसोलिडेशन एक्ट के सेक्शन 5, ठीक है, चकबंदी अधिनियम का धारा 5 आज पढ़ना है। ठीक, प्रभाव की बात करता है, इफेक्ट की। किस बात के इफेक्ट की बात करता है? नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 सब क्लाज 2। कंसोलिडेशन का जो नोटिफिकेशन होता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, सेक्शन 4 के सब क्लास 2 में होता है। उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा सेक्शन 5 करती है। तो जो मेंस का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन जारी विज्ञप्ति के क्या प्रभाव होंगे। ठीक, यानी कि प्रश्न इस तरीके से बनता है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फर्स्ट स्टेप पर ही गलती हो जाएगी। पूछता है सेक्शन 5 की जो हेडलाइन है कि अंडर सेक्शन 4 पार्ट 2 जो नोटिफिकेशन ऑफ कंसोलिडेशन है, जब ये विज्ञप्ति हो जाती है, नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गजट में, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, प्रभाव की चर्चा कीजिए। अब जब प्रभाव की चर्चा की बात आती है, इफेक्ट की चर्चा की बात आती है, तो हमारे पास ये जानकारी में होना चाहिए कि इसका इफेक्ट सेक्शन 5 में चर्चा की गई है। यानी क्वेश्चन में लिखा है कि नोटिफिकेशन इन सेक्शन 4 सेकंड क्लॉज, लेकिन उसके इफेक्ट की बात जो है वो सेक्शन 5 में की गई है। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप पे ही गलती हो जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पूरा आंसर लिखने का। ठीक, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यानी कि नोटिफिकेशन के इफेक्ट की चर्चा सेक्शन 5 में होती है। अब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग देखें कि जब 4(2) में नोटिफिकेशन जारी हो गई कंसोलिडेशन की, ये नोटिफिकेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और एनी पार्ट, ठीक, यानी पूरे ज़िले के लिए भी जारी हो सकती है, ज़िले के किसी भाग के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए जब जारी हो गया, अब क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बड़ा स्पष्ट है। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन जारी होता है, ये कहाँ पर जारी होता है? ऑफिशियल गजट में। ये नोटिफिकेशन कहाँ जारी होता है? ऑफिशियल गजट, सरकारी राजपत्र में जारी किया जाता है। जब इसमें गजट में जारी कर दिया गया, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, कैसा जो है प्रभाव पड़ेगा, ठीक, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जब ये जारी हो गया, ठीक है, प्रभाव शुरू हो जाएगा। यानी ये एरिया अब अंडर कंसोलिडेशन प्रोसेस की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही यह जारी होगा तो जिस एरिया के लिए जारी होगा वो चकबंदी प्रक्रिया के अधीन अब समझा जाएगा। तो क्या होगा? पहली शर्त है, ठीक है, पहली शर्त है, ठीक, कि जो इफेक्ट होगा ये इफेक्ट अंडर सेक्शन 52 एंड सेक्शन 6 क्लॉज 1, ठीक है, जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो किस सेक्शन के अधीन पढ़ा जाएगा? 52 और 6 के क्लॉज 1 के अधीन, इससे जोड़ते हुए। यानी कि इफेक्ट की चर्चा तब हम करेंगे जब 52 के भी नियम को जान लें, सेक्शन 6 फर्स्ट के नियम को भी जान लें, तब फिर जो भी क्रियाएं होनी शुरू होंगी वो इसके बाद। पहले देखा जाएगा कि यह नोटिफिकेशन इन सेक्शंस से कवर तो नहीं हो रहा है। अब बात आई इन सेक्शन से कवर होने की बात, तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इन उपबंधों के अधीन रहना है, तो इन उपबंधों में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसे देखने के लिए सेक्शन 52 में चलेंगे। सेक्शन 52 में चलेंगे। सेक्शन 52 में लिखा हुआ है क्लोज ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन।
चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति। यानी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस क्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी हो रही है उस क्षेत्र में चकबंदी हो चुकी है और उन क्रियाओं की समाप्ति की जा चुकी है, समाप्त घोषित किया जा चुका है और वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया है कि दूसरी चकबंदी अगर शुरू करनी है तो उसके लिए जो एक औसत समय गुजरना चाहिए वो गुजर चुका है या नहीं गुजर चुका है। यानी कि क्लोजिंग हुई है उस एरिया में, तो उन नियमों को देखना पड़ेगा। बस यहाँ पर इतना ही जानना है। और सेक्शन 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? सेक्शन 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? बहुत स्पष्ट कहता है कहता है कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4। यानी कि जो धारा 4 में नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके कैंसिलेशन की बात करता है कि प्रचारित जो विज्ञप्ति है उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो फिर, ठीक है, तो फिर ये इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। जो सेक्शन 5 की बातें लिखी हुई हैं वो फिर नहीं हो पाएंगी। यदि वो सेक्शन 52 के अंडर नहीं आता है ये नोटिफिकेशन, सेक्शन 6 के फर्स्ट पार्ट में नहीं आता है ये नोटिफिकेशन, तब अब इफेक्ट शुरू होगा, तब अब इफेक्ट शुरू होगा। और इफेक्ट कैसे रहेगा, ठीक है, अब इफेक्ट की हम चर्चा करेंगे। अब हम इफेक्ट की चर्चा करेंगे, ठीक। यानी कि इन टर्म एंड कंडीशंस को देखने के बाद हम इफेक्ट की चर्चा करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ए पार्ट में, ठीक है, जिम्मेदारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है जो जिला उप संचालक चकबंदी होगा, अधिकारी होगा, उसको यह जिम्मेदारी दी गई है। पहली, जिला उप संचालक चकबंदी, ठीक है, उसको जिम्मेदारी दी गई है। किस बात की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, इनको किस बात की जिम्मेदारी दी गई है? बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है। क्या? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, मेंटेन करेंगे। ठीक है, जो अधिकार पत्र होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनको मेंटेन किया जाएगा। यानी अधिकार अभिलेखों का रख रखाव, ठीक है, अधिकार अभिलेखों का रख रखाव किया जाएगा जिला उप संचालक चकबंदी के द्वारा। साथ ही साथ जो है इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेन रखना होगा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को, ठीक, और प्रिपेयर करना होगा विलेज मैप, ठीक है, द फील्ड बुक, विलेज मैप यानी कि गांव का नक्शा, ठीक है, गांव का नक्शा मेंटेन करेंगे, ठीक है। फील्ड बुक यानी कि फील्ड बुक में क्या होता है, खसरा खतौनी ये सब होते हैं, ठीक है।
खसरा। ठीक, क्या है क्या नहीं पूरी जानकारी खसरा आप लोग जानते होंगे। ठीक, नहीं जानते हैं तो बेसिक बात जान लीजिए। किसी भी होल्डिंग के संबंध में सारी जानकारियां खसरे में होती हैं। वो किस किस रूप में यूज हो रही है, वहाँ कितने पेड़ लगे हैं, क्या साइज है, क्या हर एक जानकारी हर कॉलम में उपलब्ध होती है। पूरा जो डिटेल मिलता है वो खसरे में मिलता है। ठीक है, किसके नाम है, खाता नंबर क्या है, पेड़ हैं कि नहीं है, कोई बिल्डिंग है कि नहीं है, सारी तरीके की जानकारी मिलती है। ठीक है, खतौनी जो होती है, ठीक है, खतौनी में संक्रमणीय भूमधर के बारे में जो है जानकारी होती है, एरिया के बारे में जानकारी होती है, उस होल्डिंग्स का, उन जोतों का, उन लैंड्स का कैसा उपयोग किया जा रहा है इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन खसरे में जानकारी होती है। तो फील्ड बुक के रूप में, खसरे के रूप में उसका मेंटेन करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एनुअल रजिस्टर ऑफ ईच विलेज, ठीक है, प्रत्येक गांव का वार्षिक रजिस्टर तैयार करेंगे। यानी कि सारे अभिलेख दुरुस्त कर दिए जाएंगे, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लिया जाएगा, ताकि चकबंदी क्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे। ए पार्ट में ये जिम्मेदारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन, जिला उप संचालक चकबंदी को ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगा, बात आई, ठीक है, इफेक्ट में, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक बात और भी जाने रहिए, इफेक्ट में कंसोलिडेशन ऑपरेशन, ठीक है, स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया है। उसमें फर्स्ट काम क्या है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। फर्स्ट काम क्या है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन हो करना। नोटिफिकेशन जारी, अब उस एरिया में जब ये चीज़ें शुरू हो गई, अब बात आई लैंड के यूजेस की। जो प्रॉपर पहले से आप यूज करते आ रहे हैं कोई समस्या नहीं, लेकिन जब तक चकबंदी ऑपरेशन चल रहा है, चकबंदी क्रिया चल रही है, अब यूजेज पर थोड़ा सा बाउंडेशन है, और वो बाउंडेशन किस प्रकार है, नेक्स्ट इफेक्ट में आता है। वो बाउंडेशन किस प्रकार से है, अगले इफेक्ट में आता है। तो क्या है वो अगला इफेक्ट, देखते हैं क्या है वो अगला इफेक्ट। अगले इफेक्ट की चर्चा करें तो बी पार्ट रिपिल हो चुका है, सी पार्ट में, सी पार्ट में, ठीक, लेकिन जैसा कि बेयर एक्ट में लिखा है उस तरह सीधे सीधे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उस तरह पढ़ेंगे तो याद होने में समस्या रहेगी। ठीक, क्या है, कुछ लिखा हुआ है, कार्य लिखे हुए हैं, उस होल्डिंग से संबंध में कुछ कार्य लिखे हुए हैं, प्रॉपर यूजेज लिखे हुए हैं। उन यूजेस के अलावा अगर कोई नया यूजेस के तरीके से आप शुरू करना चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं शुरू कर सकते हैं। तो क्या क्या है, तो उसको पहले लिख लीजिए कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कृषि आप कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आप कर रहे हैं यानी बागवानी कर रहे हैं, बागानी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कृषि कार्य कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। बागवानी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बागवानी करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन आप कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। पशुपालन आप कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पीसी कल्चर,
मत्स्य पालन कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, या ये करना है आपको, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए, के सिवाय यदि अन्य कोई कार्य के रूप में भूमि का प्रयोग करना हो, यानी कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन ऐसे कार्य कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इनसे कनेक्टेड कोई कार्य कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके बिना, इनके अलावा अगर कोई कार्य करना है तब क्या होगा, तब क्या होगा रिटन परमिशन लेना पड़ेगा। रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा, लिखित अनुज्ञा लेना पड़ेगा, ठीक है, लिखित अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर इसके सिवाय कोई कार्य है तो आपको रिटर्न परमिशन लेना होगा। तो आप देखिए, एक खंड में लिखा हुआ था आपका अधिकारी का नाम डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, बट यहां पर परमिशन किससे लेनी है आपको, सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन, यहां पर परमिशन लेनी है सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन, यानी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी। इसका मतलब ये है कि पहले से अगर कोई प्रॉपर यूज कर रहे हैं, किसी अन्य व्यवसाय में यूज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग्स को, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू चला आ रहा है। लेकिन सामान्य तौर पर एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन को तो मान्यता दी गई है कि इसके लिए आप वर्क करिए, कोई समस्या नहीं है। एग्रीकल्चर कर रहे थे, बाग लगा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इससे कनेक्टेड कोई भी कार्य करने में समस्या नहीं है। इसके अलावा अगर और कोई कार्य आपको करना है तो आपको सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन से लिखित अनुमति लेनी होगी, अदरवाइज दूसरा और कोई कार्य आप बिना लिखित अनुमति के, रिटर्न परमिशन के नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है, बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है, ठीक है। पहले का कोई बात नहीं, लेकिन और अब नए सिरे से अगर आपको कुछ करना है तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि नोटिफिकेशन से पहले जो यूज कर रहे थे वो करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद आपको एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा अदर कोई कार्य करना है, सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन से रिटर्न परमिशन लेनी होगी। एक पार्ट ये दोनों हो गए कि ये ऐसे होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्या, ठीक है, कोई केसेस हैं, कार्यवाहियां चल रही हैं, उनके लिए क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कहता है इस सेक्शन का, ठीक है, सब सेक्शन 2 का, सब सेक्शन 2 में ABC करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ABC उतना जरूरी नहीं है यहाँ पर। सब सेक्शन 2 आप जानिए वो क्या कहता है, वो कहता है
यहाँ कहा जा रहा है क्या कि अभिलेखों के संशोधन से संबंधित, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड अभिलेखों से के संशोधन से संबंधित। ठीक, एक बात हो गई। या और भी कोई भी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट, यानी कि हित या अधिकार निर्धारण, इनसे संबंधित, इनसे दोनों से क्या संबंधित, एनी केस, ठीक है, एवरी स्वीट एंड प्रोसीडिंग, इन दोनों से संबंधित कोई भी वाद हो और कार्यवाही हो। ठीक, तो आप जानते हैं वाद और कार्यवाही कहां पर होती है, ठीक है, एनी कोर्ट और अथॉरिटी, ठीक है, किसी भी न्यायालय में या किसी भी अभिकरण में ऐसी कोई कार्यवाही चल रही हो, वाद चल रहा हो जो अभिलेखों के संशोधन से संबंधित हो, ठीक है, हित या अधिकारों के निर्धारण से संबंधित हो, कुछ भी हो, साथ ही साथ एक अपील हो, पुनरीक्षण हो, यानी कि प्लस अपील या पुनरीक्षण, कुछ भी हो तो क्या होगा, जब तदर्थ आदेश पर उपशमन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑर्डर बीइंग पास्ड इन दैट बिहाफ बाय द कोर्ट और अथॉरिटी बिफोर होम सच स्वीट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग स्टैंड एबेटेड, इनका परिणाम क्या होगा, ऑर्डर होने के बाद, ठीक है, कोई भी ऑर्डर होगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है, स्टैंड एबेटेड, यानी कि कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों नियम बनाया गया, ऐसा क्यों नियम बनाया गया, तो बड़ा स्पष्ट है ऐसा नियम क्यों बनाया गया कि अब सारे रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और जो ऑब्जेक्शन लगना है कार्यवाही के, चेकबंदी कार्यवाही के दौरान ही लगना है। पहले से कोई कार्यवाहियाँ थी, कुछ भी निर्धारण किया जाना था तो उसके लिए हम सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे, लेकिन कंसोलिडेशन ऑपरेशन के बहाने कार्यवाहियाँ हमारे घर तक पहुंच गई हैं। अब हम ऐसी चीज़ों का निर्धारण वहीं पर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी अधिकारी चेकबंदी ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं वो न्यायिक शक्तियों के साथ होते हैं और उसी आधार पर जो भी टाइटल है, इंटरेस्ट हैं, सब का निर्धारण करते हैं तत्कालिक, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन ना रह जाए। तो कोई भी मामले के लिए दो स्थानों पर वाद नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, रेस जुडिस और रेस जुडिकेटा दोनों चीज़ें आपने सीपीसी में पढ़ रखी हैं। ठीक, तो अगर सिविल कोर्ट की कार्यवाहियों का उपशमन नहीं किया जाएगा तो ये अधिकारी जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड हैं वो कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, यानी कि यदि सिविल न्यायालय में मामला प्रश्नगत है तो उस संबद्ध विवाद की भूमि या विषय पर कोई अन्य न्यायालय या प्राधिकरण या अथॉरिटी या ऑफिसर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिए
ऐसी कोई भी कार्यवाहियां हैं उनका उपशमन कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो चकबंदी की कार्यवाही है वो आसानी से की जा सके, हक स्वत्वों का निर्धारण किए जाने के साथ किया जा सके। बहुत सिंपल भाषा में इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सामान्य भाषा में, यानी सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। रिकॉर्ड्स मेंटेन होने के बाद यदि उस क्षेत्र से संबंधित कोई कार्यवाहियां न्यायालय या किसी अथॉरिटी में प्रश्नगत हैं तो उनका भी उपशमन कर दिया जाएगा और सबको मेंटेन करते हुए फिर चकबंदी ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। एक सामान्य सा प्रभाव के रूप में यह धारा प्रीलिम्स या जेएस में और मेंस दोनों जगहों पर लगातार पूछी जाती है, इसलिए मेंटेन रखना आपको जरूरी है। यहाँ से प्रश्न मान के चलिए यूपीजे आएगा तो पूर्ण संभावित प्रश्न में है मेंस के आना ही आना है। क्वेश्चन तो सेक्शन 5 से पूछेगा बट आंसर सेक्शन 4(2), सेक्शन 52, सेक्शन 6 का सब क्लाज 1 के साथ इफेक्ट को लिखना रहेगा। फुल क्वेश्चन के रूप में ये आता है, ठीक, उसी हिसाब से मैंने बताया। फिर कंटेंट कैसे बनेंगे, आंसर राइटिंग कैसे की जाएगी, वो एक अलग मैटर है। कुछ केस लाज इस पर हैं, उससे रिलेट उनको भी वहाँ पर मेंशन करना है आंसर में, वो एक अलग मैटर है। बट सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जितनी बातें आपको जाननी थी वो आपने जान ली, ठीक है, क्लियर है।